अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अगर दी जा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ऑफ गारंटी हो रही है तो एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा, अकॉर्डिंग इलस्ट्रेशन नंबर सी सेक्शन 127। तो 127 से एक चीज और निकल के आ रही है, पास्ट कंसिडरेशन। आप समझिए कि एक काम हो चुका है और उसके लिए गारंटी दी जा रही है, ठीक। तो कहा जा सकता है ना कि पास्ट अगर कुछ हो चुका है तो क्या वो पास्ट कंसिडरेशन, आप पास्ट कंसिडरेशन पहले भी मैं बता चुका हूं जनरल प्रिंसिपल सब कॉन्ट्रैक्ट में, इसलिए बहुत नहीं बताने की आवश्यकता है। तो गारंटी फॉर पास्ट डेट कह सकते हैं, गारंटी फॉर पास्ट डेट। जैसा अभी आपने इलस्ट्रेशन में देखा कि पुराना ऋण है उसके लिए गारंटी दी जा रही है, तो क्या होगा भाई बताइए, कुछ तो बताइए। 127 कहती है नहीं, लेकिन बातें आती हैं क्या ऐसी स्थितियां हो तो पास्ट जो कंसिडरेशन, जो पास्ट डेट होगा उसको कंसिडरेशन माना जा सकता है। तो एक अवध हाई कोर्ट को OUDH, पहले अवध हाई कोर्ट होता था, अवध हाई कोर्ट ने गुलाम हुसैन वर्सेस फयाज, गुलाम हुसैन वर्सेस फयाज के मामले में, गुलाम हुसैन वर्सेस फयाज के मामले में, इसमें अवध हाई कोर्ट ने कहा कि हाँ ठीक है, अगर पास्ट कंसिडरेशन है, पास्ट डेट है, तो उसके लिए भी आप अगर प्रति गारंटी ले रहे हैं तो माना जाएगा, ठीक। इसमें क्या था, एक लीज थी, लीज पहले एग्जीक्यूट की जा चुकी थी दो पार्टीज में, फिर बाद में उसमें जब लीज का जो रेंट था वो नहीं पे किया जा सका, तो दूसरी पार्टी उसमें आती है, कहती है मैं इसके पेमेंट की गारंटी लेती हूं, मतलब दूसरा तीसरा पक्ष का जो श्योरिटी होता है। तो वहां कहा जाता है कि भाई क्या इनको इनकी जो गारंटी है उसको कंसीडर की जाए, तो कोर्ट ने कहा हाँ हाँ मान लो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसी तरह का एक और केस पहले देख लेते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। SICOM, ऐसे ही कैपिटल में इसको लिखना है, लिमिटेड वर्सेस पद्मश्री महिपत। इस मामले में भी कहा गया, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा, बॉम्बे हाई कोर्ट हेल्ड दैट पास्ट कंसिडरेशन इज अ वैलिड कंसिडरेशन। इनको आप दिमाग में रखिएगा, ठीक। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा पास्ट कंसिडरेशन इज अ वैलिड कंसिडरेशन, मींस इफ यू आर गारंटीइंग अबाउट एनी पास्ट डेट इट इज वैलिड। अब गुलाम हुसैन, अवध हाई कोर्ट के गुलाम हुसैन वर्सेस फयाज के मामले को आपने बहुत सुना होगा नाम, कुछ हमारे विद्युत कॉन्ट्रैक्ट के जन रहे हैं, जैसे पोलक मुल्ला जैसे विद्वान ने इसको क्रिटिसाइज किया, कहा कि ये नहीं होना चाहिए क्योंकि दिस इज वेरी कॉन्ट्रेरी टू प्रोविजंस गिवन इन 127। और प्रोविजन कैसे मानेंगे, दैट इज कॉन्ट्रेरी टू इलस्ट्रेशन सी ही है ना, यस ABC। आप देख रहे हैं वहां कहा जा रहा है कि ये सेल करता है, डिलीवर कर देता है गुड्स, उसके बाद तीसरा आदमी आता है, कहता है ठीक है मैं गारंटी दे रहा हूं। किस चीज की गारंटी दे रहा हूं भाई, तो उसके जस्ट विरोधाभासी है, इसलिए इसको ठीक नहीं माना गया है, ठीक। तो यहां इस बात को आपको मेंशन करना होगा, ये ठीक नहीं, ये निर्णय दिए जरूर गए हैं लेकिन ये ठीक नहीं।
या तो फिर आप 127 में संशोधन कर दो, हटा दो सी को। मान लो कि पास डेट इज गुड कंसिडरेशन फॉर गारंटी, मान लिया जाएगा, लेकिन अगर वहां क्लियरली इट इज मेंशन तो ये ठीक नहीं है। अब देखिए बात आती है कि मान लीजिए कि पुराना ऋण यहां लिया गया, इसी से संबंधित जुड़ा हुआ मामला देखिए, गारंटी फॉर पास्ट डेट, हमने कुछ पैसा उधार लिया है, ठीक, हमने कुछ पोलक एंड मुल्ला, पोलक और मुल्ला, POLLOCK MULLA, ठीक है। अब यहां बात आती है, मान लीजिए ये मैं हूं और मैंने आपसे कुछ उधार लिया हुआ है ऑलरेडी, उधार टेकन ऑलरेडी। अभी क्या बात हो रही है कि हमारा जो ये उधार लिया गया है ये फंड कम पड़ गया, कम पड़ गया, हमें और उधार चाहिए, मोर, ये दिल मांगे मोर, वो वाला है, और उधार दो भाई। भी कहता है तुम्हारी औकात मैं इसी में देख चुका हूं, वापस नहीं कर पाया, इसकी गारंटी दो, नया ऋण ले जाओ। तो क्या होता है, इसको हेडिंग है पास्ट एज वेल एज फ्यूचर डेट। यहां होता है कि उधार लियो, दे नहीं पा रहे, दूसरे उधार की बात करो, क्रेडिट लाओ, सॉरी गारंटी लाओ, तुम्हारी क्रेडिट खराब है, गारंटी आएगी। तो 127 इलस्ट्रेशन सी के अकॉर्डिंग यहां पे ऑलरेडी काम हो चुका है, तो इसके लिए गारंटी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, ठीक है। वो कहता है हमसे, हम जाते हैं एक और आदमी के पास जो कि हमारे परम मित्र हैं सी, मैं इनसे कहता हूं यार कुछ पैसा चाहिए, लेकिन वो नालायक दे नहीं रहा है, तो मेरे यार गारंटर बन जाते। तो जो मेरा मित्र जानता है, कानून बोलता है कि पुराने वाले के लिए तो हम हो नहीं सकते, नहीं यार तुम बन जाओ नए वाले के लिए, पुराना उसी में हम क्लब करा देंगे, तुम नए वाले के लिए बन जाओ, ठीक। यहां पे ये वैलिड हो सकता है और होगा, और वैलिड होगा अगर पुराना उधार है, उसके साथ साथ न्यू बोरोइंग जुड़ जाए, और इस बोरोइंग के लिए यहां पे कोई गारंटर हो, कोई श्योरिटी हो, कोई गारंटर मिल गया, न्यू बोरोइंग के लिए तैयार है, तो अगर ये कहता है कि भैया पुराने वाले की भी गारंटी ले लो, थोड़ा सा वो भी है, नहीं देगा तो दे देना, कहेगा ठीक है उसको भी जोड़ लो। अब देखिए पुराने जो एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स हैं उनमें अगर नया वाला जुड़ जाता है, नई बोरोइंग एज वेल एज फ्यूचर डेट की बात की गई है, अगर नई बोरोइंग जुड़ गई तो वो पुराना भी उस गारंटी में कवर हो जाएगा। इसका कहना सिर्फ इतना आशय है, कोई पूछे तो आप बताइएगा। और मॉरल वर्सेस MORELL COWAN यही बात की गई थी कि पुराने ऋण के साथ अगर नया ऋण जुड़ जाता है और नए ऋण के लिए गारंटी दी जा रही है, तो वो गारंटी पुराने को भी कवर कर सकती है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने प्रतिफल की बात की, प्रिंसिपल डेट की बात की। तीसरा एक और बात आता है, कंसिडरेशन के बाद क्या होता है, कंसेंट होता है ना, कंसेंट फ्री होनी चाहिए, कंसेंट फ्री होनी चाहिए। तो इसको फ्री में एक चीज यहां दिया गया है कि 18 में क्या दिया गया है, धारा 18 में क्या दिया गया भाई, राइट, मिसरिप्रेजेंटेशन। मैंने आप लोगों से बहुत बार कहा था कि 15 से 19 तक जो भी है सीक्वेंस जो है उसी में आप उसको रट लीजिए, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने नहीं रटा होगा, ठीक है, कोई बात। मिसरिप्रेजेंटेशन यानी जो आप गारंटी किसी को दिला रहे हैं, कोई गारंटी आपके कहने पे ले रहा है, तो उसके साथ मिसरिप्रेजेंटेशन मत करिए, उसके साथ दुर्व्यपदेशन मत करिए, कोई कंसीलमेंट मत करिए। अब एक केस है
कि ये क्या होता है, अटमोस्ट गुड फेथ का ये मामला नहीं होता है। गारंटी जो होती है अटमोस्ट बहुत विश्वास की बात नहीं होती, ठीक है, मान लिया जाता है। ये कहा गया था डेविस वर्सेस लंदन एंड प्रोविंशियल मैरीन इंश्योरेंस कंपनी। आप इतना रखिएगा कि बहुत विश्वास का ये गारंटी वाला मामला जो होता है कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है, ऐसा इस केस में कहा गया था। डेविस वर्सेस लंदन एंड प्रोविंशियल मैरीन इंश्योरेंस कंपनी के मामले में कहा गया। अब देखिए, मिसरिप्रेजेंटेशन के बारे में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के संबंध में प्रोविजन दिए गए हैं कि कैसे नहीं होना चाहिए। दो जगह, सेक्शन 142, सेक्शन 143, इन दोनों में मिसरिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड मामले दिए गए हैं। उसको हम 142-43 पढ़ लेते हैं तो बाकी ये खत्म हो जाएगा। तो 142 और 43 जरा देखिए क्या कहा गया है। देखिए भाई 142 में क्या लिखा है, गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन इज वैलिड इनवैलिड। अगर मिसरिप्रेजेंटेशन से मिला है तो वो गारंटी क्या होगी, इनवैलिड होगी। एक लाइन कह के यहां 142 में खत्म कर दिया गया, यानी मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या, मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब क्या लिखा है, द गारंटी व्हिच हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द क्रेडिटर। क्रेडिटर ने मिसरिप्रेजेंट किया है अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कि तीसरा बंदा आके अपना गला फंसा दे और मेरा पैसा न डूबने पाए, और कुछ उसने मिसरिप्रेजेंटेशन किया। मिसरिप्रेजेंटेशन इज as given in section 18, ध्यान दीजिएगा सेक्शन 18 में जो दिया गया वही मिसरिप्रेजेंटेशन made by the creditor or with his knowledge and assent concerning a material part of transaction। मतलब या तो मिसरिप्रेजेंटेशन उस क्रेडिटर ने किया है या उसके नॉलेज और सहमति से मेटेरियल फैक्ट के बारे में, जो तात्विक तथ्य है, तात्विक भाग के बारे में जो एग्रीमेंट हो रहा है उसके बारे में उसने कुछ दुर्व्यपदेशन किया हो या उसकी सहमति से हुआ हो, उसके ज्ञान से संज्ञान से हुआ हो, तो वहां इनवैलिड हो जाएगा, अविधिमान्य हो जाएगी। अब देखिए 143 में क्या कह रहा है, 143 कह रहा है गारंटी ऑब्टेन्ड बाय कंसीलमेंट इनवैलिड। ऑब्टेन्ड बाय कंसीलमेंट, यहां अगर गारंटी ऑब्टेन्ड बाय कंसीलमेंट, कोई तात्विक चीज आप छिपा ले रहे हैं, हम गारंटी किसी चीज के बारे में देने जा रहे हैं तो आप बताएं हाँ भैया ये इसका पास रहा है, और अगर आप सहमत हो समझ ले तभी गारंटी दें। केवल इसलिए हम छुपा के उससे गारंटी ले लेंगे, हमारी सिक्योरिटी बनी रहेगी, हमें दिक्कत नहीं होगी, तो ये इनवैलिड हो जाएगा, 143 में कह रहा है। ठीक, इसके हम केसेस देखते हैं। पहले अगर हम इलस्ट्रेशन देखें तो इलस्ट्रेशन बाद में देखते हैं, एक केस देखते हैं। ठीक है, लंदन जनरल ओमनीबस, लंदन जनरल ओमनीबस, ओमनीबस कंपनी वर्सेस हॉलोवे। हॉलोवे, इसमें क्या कहा गया, इनको एक कर्मचारी इन्होंने रखा था, कर्मचारी, ये जो कंपनी है लंदन जनरल ओमनीबस कंपनी ने एक कर्मचारी रखा था, उसके सिक्योरिटी के लिए हॉलोवे जो थे, हॉलोवे ने श्योरिटी के, हॉलोवे को श्योरिटी के लिए, प्रतिभूत के लिए, गारंटी देने के लिए इन्होंने कहा कि हमारा एक कर्मचारी है, आप इसकी गारंटी लेना चाहो तो ले लो। इन्होंने गारंटी ले ली।
अब देखिए तात्विक भाग क्या है, मटेरियल फैक्ट क्या है, वो था कि वो बंदा पहले से ही बेईमानी कर चुका था। बेईमानी मैंने गबन कर चुका था, एम्बेजलमेंट, एम्बेजलमेंट बोलते हैं ना गबन को, एम्बेजलमेंट, गबन किया हुआ था ऑलरेडी वो कर्मचारी, और एक बार काम से निकाला भी जा चुका था, और ये सारी बातें इन्होंने इनको बताई नहीं। अब आप किसी चोर आदमी की गारंटी देने जा रहे हो, आपको पता अगर होगा तो जाहिर सी बात है आप नहीं दोगे। तो ये तात्विक भाग था जिसको इनको लंदन जनरल ओमनिबस कंपनी लिमिटेड को हॉलोवे को बताना चाहिए था कि हम जिसके लिए कह रहे हैं वो चोर है, ऑलरेडी ऐसा हो चुका है। ठीक है, नहीं बताया, इन्होंने गारंटी दे दी, श्योरिटी दे दी, बाद में फिर से उसने वही बदमाशी की और गबन फिर पैसा वैसा किया। तो इनके ऊपर केस जब लाया गया, तो जब इनको पता लगा कि हमारे साथ खुद ही मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, कंसीलमेंट 143 में जाइए, 142 में जाइए, तो अगर ऐसा हुआ है तो वो इनवैलिड होगा और ये अपने दायित्व से, श्योरिटी के दायित्व से मुक्त हो जाएंगे। लंदन जनरल ओमनिबस कंपनी वर्सेस हॉलोवे। इसी तरह का एक और मामला आप लिख सकते हैं, कोऑपरेटिव कमीशन शॉप लिमिटेड वर्सेस ऊधम सिंह। कोऑपरेटिव शॉप कमीशन शॉप, सॉरी कमीशन शॉप वर्सेस ऊधम। शॉप लिमिटेड वर्सेस ऊधम सिंह। मामला वही था कि एक मैनेजर होता है, एक आदमी होता है, उसकी श्योरिटी ऊधम सिंह जी से ली जाती है और ऊधम सिंह को नहीं बताया जाता कि आदमी ऑलरेडी डिफॉल्टर है, बेईमानी कर चुका है, फिर से उम्मीद है कि करे। इन्होंने श्योरिटी जब दे दी, फिर से उसने बदमाशी की, तो इनको पता नहीं था कि आदमी चोर है। तात्विक जो मटेरियल फैक्ट है, इट वाज कंसील्ड बाय दिस कोऑपरेटिव कमीशन शॉप लिमिटेड, जिसने इस मैनेजर के लिए इनसे कहा था अगर आप दे दो इसकी तो हम काम पे रख लेंगे, लेकिन फैक्ट नहीं बताया गया। तो अब क्या होगा, यहां पे जब उसने फिर से चोरी की, गबन किया, तो ऊधम सिंह के ऊपर मुकदमा लाया जाएगा कि आप पैसा वापस करो, तो ऊधम सिंह फ्री हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू 142 और 143। बात समझ में आ गई? अब चलिए मैं 2 मिनट, अभी अपने पास 10 मिनट हैं, तो मैं इसके लिए ये जो इलस्ट्रेशंस हैं एक बार में देख लेते हैं, क्या कुछ वैसी बात है जो 142-43 में कही गई है। 143 का इलस्ट्रेशन देखिए। A engages B as a clerk to collect money for him. B fails to account for some his receipts, and A in consequence calls upon him to furnish security for his daily accounting. C gives his guarantee for B's daily accounting. A does not acquaint C B's previous conduct. B afterwards makes the further guarantee invalid. इसी तरह का केस नहीं है लंदन जनरल ओमनिबस कंपनी वर्सेस हॉलोवे का की तरह। इसको रखा गया, बेईमानी की, उसको कलेक्शन का जिम्मा दिया गया, कुछ पैसा खा गया, कुछ जमा किया, अब कहा गया तुम सिक्योरिटी दो हमें, सिक्योरिटी तीसरे आदमी से दिलवाई जाती है, उसको बताया नहीं जाता कि ऑलरेडी चुरकट है, उसने सिक्योरिटी दे दी, तो छुपाव किया गया ना। तो यहां पे क्या है किया गया, द गारंटी इज इनवैलिड। आप लिख सकते हैं इसके नीचे, the elasticity is say based on similar fact to London General Omnibus Company Limited versus Holloway। देख सकते हैं इसके सदृश ये मामला है, दो चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। बी देखिए, A guarantees to C payment of iron to be supplied by him to B on the amount of 2000 ton। B and C देखिए थोड़ा सा टेढ़ा है, मैं इसको बता दूं, ये वाला मामला जो है इसको मैं मिटा रहा हूं, जो ये वाला है ये है ए ने बी को आयरन सप्लाई किया 2000 टन, ठीक है। सी से कहा गया तुम एक श्योरिटी दे दो, श्योरिटी यहां है, श्योरिटी ने दे दिया, इन दोनों में आपस में एक समझौता हो गया, ठीक है यार तो मुझे 5 रुपए ज्यादा दे दिया करना, ठीक है।
ये कहे ठीक है 5 रुपए मैं ज्यादा दे दिया करूंगा, ठीक। और 5 रुपए ये लेन देन जो इन्होंने किया ये प्राइवेटली किया, ये इनको नहीं पता है, सिक्योरिटी को नहीं पता है। बाद में ये ज्यादा लालच जो भी हुई है इनका, इसकी वजह से इन्होंने कुछ ज्यादा सप्लाई अप्लाई कर दी होगी, कुछ किया होगा, तो ये अपना भुगतान करने में आनाकानी करने लगे। तो जब इन्होंने डिफॉल्ट किया तो इनका रोल आता है श्योरिटी, भाई तुम पे करो, 2000 टन के लिए आपने श्योरिटी दी है। तो इनको बाद में पता लगता है, जब इन दोनों की लड़ाई चरम पे चली जाती है, भाई देखिए जब आप लोग बहुत मित्र रहे आपस में तो बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन जब लड़ाई होती है तो एक दूसरे की कमियां ही सबसे पहले सामने आती हैं। अरे मैं क्यों दूं तुम्हें पैसा, पहले उसका हिसाब करो जो 5 रुपए ज्यादा मैंने दिया था। ये भाई जाएगा ना, कहेगा तुम यार पैसा नहीं जरूर, मैं श्योरिटी हो दिखाएगा यार मैंने 5 रुपए ज्यादा उसके कहने पे दिया था, अच्छा ऐसा किए थे, पहले क्यों नहीं बताया। तो जब यहाँ बात आती है कि इनको ये बातें छुपाई गई हैं कि आप लोगों ने कुछ और भी इसमें एग्रीमेंट बना रखा है और मुझे पता ही नहीं श्योरिटी को, तो जब श्योरिटी को आपके कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बारे में ही पूरा नहीं पता है तो कहेगा श्योरिटी, वो वहां से उसके दायित्वों से उसको मुक्ति मिल जाएगी। तो देखिए क्या लिखा है, दिस एग्रीमेंट इज कंसील्ड फ्रॉम ए, जो ये 5 रुपए वाली बात थी वो ये मतलब श्योरिटी से छुपाई गई है। तो लास्ट में कहता है ए इज नॉट लायबल एज अ श्योरिटी, श्योरिटी के रूप में वो ए लायबल नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे आपको ये पता चल गया होगा कि क्या क्या चीजें हैं। अब इसके एसेंशियल्स में एक बात और देख सकते हैं, 126 में हम पढ़ चुके हैं कि इसका राइटिंग में होना, जो है इसका एग्रीमेंट ऑफ गारंटी जो है उसका रिटन होना जरूरी नहीं है, ये भी एक एसेंशियल है। ये वर्बल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। एक और अंतिम आप लिख लें कि एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक जो विधिक संविदा होती है, वैध संविदा होती है कहें, लीगल कॉन्ट्रैक्ट, उसके सारे जो गुण होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में होने चाहिए। तो 3 2 5 पॉइंट्स में हम एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट को खत्म करते हैं, ठीक है।